जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड वाकई गेम चेंजिंग होने वाला है या फिर ओवर हाइप्ड टेक वेंचर है। जियो जो कि डिजिटली बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस रखता है इंडिया के अंदर, और ब्लैकरॉक जो कि दुनिया के सबसे बड़े असेट मैनेजर है, दोनों मिलकर के भारत के अंदर म्यूचुअल फंड बिजनेस में आए हैं, बिजनेस शुरू किया है, 8 से 9 फंड लॉन्च कर चुके हैं। पर क्या ये वाकई गेम चेंजर साबित होंगे या सिर्फ ओवर हाइप रह जाएगा, या फिर हम सिर्फ होप में बात कर रहे हैं? इस वीडियो के अंदर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या होप है, क्या हाइप है। नमस्ते, मैं हूं वेल्थ वॉरियर दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। चलिए इस एनालिसिस को हम शुरू करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जरूर मददगार साबित होगा जो कि कहीं इस ओवर हाइप में आकर के इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कहानी को शुरू करते हैं थोड़ा सा पीछे से, जहां लास्ट ईयर जियो ने ब्लैकरॉक के साथ मिलकर के जियो ब्लैकरॉक असेट मैनेजमेंट कंपनी, जियो ब्लैकरॉक फाइनेंशियल वेंचर्स शुरू किए थे, अनाउंस किए थे, और मीडिया के अंदर एक हल्ला मच गया था कि भूचाल आने वाला है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बदल के रख देगा, ₹1 का SIP आने वाला है, पता नहीं क्या क्या। तो इसका हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जब कभी हाइप होता है तो हाइप किसी चीज से बनता है, तो हाइप है तो उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम समझते हैं क्लेम वर्सेस रियलिटी। जियो ब्लैकरॉक ने क्लेम किया कि दे आर डिजिटल फर्स्ट AMC, और रियलिटी चेक की बात करें तो बिल्कुल जियो का इकोसिस्टम रेडी है। लेकिन चैलेंज ये है कि क्या सेबी के कंप्लायंस और ट्रस्ट जनता का वो ले पाएंगे। दूसरा क्लेम, लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स। डेफिनेटली उन्होंने डिसरप्टिव प्राइसिंग रखी है और यही उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन चैलेंज ये रहेगा कि उससे मार्जिन पे प्रेशर पड़ेगा। और दूसरा उनका तीसरा क्लेम, पैन इंडिया रीच। बिल्कुल जियो के 45 करोड़ यूजर हैं जिसका बेनिफिट उनको मिलेगा, लेकिन चैलेंज ये है कि इतने बड़े डेटाबेस को क्या वो इन्वेस्टर में कन्वर्ट कर पाएंगे, उतने लोगों को क्या इन्वेस्टर एजुकेशन दे पाएंगे। अब बात करते हैं द ब्लैकरॉक फैक्टर। जी हाँ, ब्लैकरॉक दुनिया के सबसे बड़े असेट मैनेजर हैं, $12 ट्रिलियन से ज़्यादा को मैनेज करते हैं और 30 साल से ज़्यादा का उनको अनुभव है। और इनका एक सीक्रेट वेपन है अलादीन, जिसको 200 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं, जो कि AI के द्वारा रिस्क मैनेज करता है, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हंट करता है, और ओवरऑल तरीके से किसी भी असेट को यानी कि फंड को मैनेज करता है एंड टू एंड। अब चूंकि ये इंडिया में आ चुका है, जिसको जियो ब्लैकरॉक ने उनके फ्लैक्सी के फंड के अनुभव में ये उन्होंने पिच किया है कि इट विल बी मैनेज बाय अलादीन। तो अब देखते हैं डेफिनेटली अब कितना रिटर्न्स दे पाएगा, वो तो एक अलग बात है, वो तो वक्त बताएगा। पर हाँ, इंडस्ट्री में उसके ऑपरेशंस में एफिशिएंसी जरूर नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। भारत के म्यूचुअल फंड बाजार की हम बात करें तो वह है 75 लाख करोड़ रुपए का, और 45 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और 18 करोड़ फोलियो है उसके अंदर। जहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स यानी कि किंग है, उन्होंने अपना किलेबंदी कर रखी है। और यदि हम कंपनीज की बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 पे आता है SBI म्यूचुअल फंड, जिसका AUM है लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का, मार्केट शेयर है 17% का, और उसकी की स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट का ट्रस्ट और वाइडेस्ट रीच। दूसरे नंबर पे आती है HDFC AMC, जिसका AUM है लगभग 8,000 करोड़ के आसपास, मार्केट शेयर है 12%, और उसकी की स्ट्रेंथ है कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस। और तीसरे नंबर पे आती है ICICI प्रूडेंशियल AMC, और जिसका AUM है लगभग 6,500-7,000 करोड़ के आसपास, और मार्केट शेयर है 10%, और उसका की स्ट्रेंथ है उसका रिटेल कनेक्ट, उसका जो कस्टमर बेस है बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद एक्सिस, कोटक, निपॉन, इस तरह की और भी कई कंपनीज हैं जिनके पास निश प्रोडक्ट्स हैं। और अब एंट्री हो गई है जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड की, जिसके पास अभी 2 महीनों के अंदर असेट अंडर मैनेजमेंट उन्होंने इकट्ठा कर लिया लगभग 28 से 30 हजार करोड़। मार्केट शेयर अभी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन उनकी की स्ट्रेंथ है डिजिटल फर्स्ट और AI एज। तो देखते हैं नया प्लेयर पुराने किलेबंदी को कितना तोड़ पाता है या क्या कर पाता है। अब जो यहाँ जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी भी हम मोट और उनकी USP के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्लेयर है SBI का USP है उसका गवर्नमेंट ट्रस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के द्वारा वो म्यूचुअल फंड कंपनी चलाई जाती है। और वाई इट मैटर्स बिकॉज उसका जो रूरल कॉन्फिडेंस है, नेशन वाइड रीच है, वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी प्लेयर है HDFC, जो कि ब्रांड लेगेसी है उसकी, ब्रांड लेगेसी, क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा है और लॉन्ग टर्म लॉयल्टी है उसकी। तीसरा ब्रांड है ICICI, जो कि हाइब्रिड इनोवेशन है। इनका जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और उनका
खासियत है कि वो रिस्क बैलेंस करके चलते हैं, और इस तरह से एक्सिस है या बाकी कंपनीज वो थीमेटिक फंड्स में अच्छा काम करती है। अब यानी कि जियो को सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, क्रेडिबिलिटी गैप को भी क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े प्लेयर्स एग्जिस्ट वहां कर रहे हैं। अब बात करते हैं द जियो एडवांटेज। अब जियो के पास एडवांटेज सबसे पहला है जियो यूजर बेस। जियो के पास 45 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं, और उसका पॉसिबल इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो उनके डिजिटल ऑनबोर्डिंग बहुत आसानी से हो सकती है। इसी तरह से इनकी कंपनी है जियो फाइनेंस, जिसके पास लगभग इतने ही उनके भी यूज़र हैं, और वो अपने प्रोडक्ट को क्रॉस सेलिंग बड़े अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जियो फाइनेंस म्यूचुअल फंड के अंदर भी है, फाइनेंस के अंदर भी है। और तीसरा एडवांटेज है डेटा एनालिटिक्स। चूँकि इनके पास डेटा बहुत सारा है और अब वो AI ड्रिवन हो गया है, तो पर्सनलाइज फंड और एक तरह से कह सकते हैं कि उनको कस्टमर हंट करने में बड़ी आसानी हो सकती है, क्योंकि वो कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। और ब्लैक रॉक का अलादीन, जो कि ग्लोबली यूज किया जाता है और सबसे बेटर है उसका स्मार्ट रिस्क एनालिसिस। तो अलादीन अगर इंडियन AMC में स्पेस में डिप्लॉय हुआ है, तो AI बेस्ड फंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एक इंडस्ट्री बेंचमार्क बन सकता है, और बाकी जो AMCs हैं उनको भी इसी तरह के टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा यदि कंपटीशन में बने रहना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो है प्रोडक्ट इनोवेशन। यदि हम इस तरह से समझें और देखने की कोशिश करें कि यदि हम टाइप देखें कि एक्टिव फंड्स, अब करंट प्लेयर जो हैं ICICI, SBI, HDFC, वो इसको डोमिनेट करते हैं। लेकिन जियो ब्लैक रॉक का एज है उसका लो कॉस्ट पैसिव फंड, तो पैसिव फंड के साथ साथ उन्होंने भी रिसेंटली एक्टिव फ्लेक्सिकेप फंड भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन उन्होंने उसकी कॉस्ट कम ही रखी है। दूसरा इनका है ETFs के अंदर अभी रिटेल का जो रीच है वो कम है, जबकि जियो ऐप के थ्रू यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो जियो को इसका बेनिफिट मिल सकता है। और रोबो एडवाइजरी करंट प्लेयर के पास लगभग नहीं है, लेकिन जियो ब्लैक रॉक के पास स्ट्रेंथ रहेगी अलादीन ड्रिवन AI मॉडल। तो लो कॉस्ट पैसिव और AI ड्रिवन इन्वेस्टिंग दोनों ट्रेंड इंडिया में भी अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। जियो उन्हें मास स्केल तक ला सकता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन गेम की, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने में उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अहम रोल प्ले करता है। अभी हम बात कर रहे हैं चैनल, यानी कि ऑफलाइन चैनल। तो जो करंट स्ट्रेंथ है AMCs की IFA नेटवर्क है, जो इस समय करंट AMCs हैं उनके लिए। और जियो का पोटेंशियल क्या है? जियो के लिए ये वीक स्पॉट है, क्योंकि इसका ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं होगा। ऑनलाइन के यदि हम बात करते हैं तो ऑनलाइन के अंदर जो अभी AMCs हैं उनकी करंट स्ट्रेंथ है, उनके खुद के प्लेटफॉर्म है, प्लस ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी, इस तरह के प्लेटफॉर्म है। और जियो का पोटेंशियल ये है कि जियो के पास जियो का खुद का ऐप है, और उसके जितने भी जियो के यूज़र हैं वो सीधे सीधे उस ऐप पे या उनका डेटा उसको मिल जाएगा। और थर्ड पॉइंट है कस्टमर एक्विजिशन। अब जो करंट AMCs हैं उनके लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्टली होता है, लेकिन जियो के पास जो उसका जो पूरा इकोसिस्टम है या जियो का जो डिजिटल पावर है वो उसको बेनिफिट मिलेगा जियो को। तो इमेजिन कर लीजिए SIP स्टार्ट करना उतना ही ईजी जितना रिचार्ज करना, और यही जियो का रियल एज साबित हो सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइसिंग वॉर, क्योंकि हर प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस में राइट प्राइस होना बहुत ज़रूरी है। और प्राइसिंग के लिए देखते हैं इस टेबल के अंदर फंड टाइप की हम बात करें तो एक्टिव फंड के अंदर अभी जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो 1.5 से 2% तक आती है, और जियो की स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको कम रखें। और हाल ही में उसने जो फ्लेक्सिकेप फंड लॉन्च किया है उसका उन्होंने एक्सपेंस रेशियो रखा है 0.5%। और पैसिव फंड्स की बात करते हैं तो पैसिव फंड्स के अंदर एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 0.3 से लेकर 0.5 तक, और जियो ब्लैक रॉक के केस में वो बहुत कम रह सकता है। और डायरेक्ट प्लान्स की हम बात करते हैं तो डायरेक्ट प्लान्स का जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो 0.8 से 1% है। जियो डेफिनेटली 0.5 जियो ने रखा है। तो अगर जियो ये कर गया तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कॉस्ट सेविंग ह्यूज हो जाएगी, और कॉम्पिटिटर्स को अपनी प्राइसिंग रिथिंक करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली उनको भी कम करनी पड़ेगी। अब ये तो बात हमने करी सारी अच्छी वाली, लेकिन चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, रोड ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। जब भी हम जियो ब्लैक रॉक की बात करते हैं तो ये रेफरेंस दिया जाता है कि भाई टेलीकॉम के अंदर हंगामा मचा दिया था, लेकिन हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फाइनेंस सेक्टर है
टेलीकॉम नहीं है, टेलीकॉम में केवल ट्राई था, फाइनेंस के अंदर सेबी है जो कि बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसकी सारी अप्रूवल्स, उसकी सारी ऑडिट्स, उसकी सारी कंप्लाइंस वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पर हाँ, एक बात बता दूं, मोटा भाई ने आज तक कभी कोई रूल नहीं तोड़ा है, लेकिन रूल बन भी जाते हैं ऐसे जिनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वैसे मैं बता दूं, मुझे टेलीकॉम इंडस्ट्री का 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैंने इन कंपनीज को बहुत गहराई से देखा है, पर मैं कुछ कहूँगा नहीं। दूसरा बड़ा चैलेंज रहेगा ब्रांड क्रेडिबिलिटी, बिकॉज रिलायंस का नाम तो बड़ा है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर में अभी रिलायंस को अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी बाकी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोग केवल उस सिर्फ ब्रांड आइडेंटिटी से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो देखते हैं परफॉर्मेंस को, रिटर्न को, क्योंकि मामला पैसे का है। और तीसरा चैलेंज रहेगा टैलेंट और टीम का। यदि हम एरियाज की बात करते हैं फंड मैनेजमेंट, तो इसके अंदर डेफिनेटली जियो अलादीन को यूज़ कर रहा है, लेकिन अलादीन ट्रेंड एक्सपर्ट्स भी चाहिए होंगे उनको, और इनकी सोर्सिंग चैलेंज हो सकते हैं क्योंकि इंडिया में भी वो बहुत कम है, ना के बराबर होंगे। दूसरा एरिया है कंप्लायंस का, क्योंकि इनको ज़रूरत होगी सेबी रेडी लीडरशिप, और वो चैलेंज एरिया इसलिए हो सकता है क्योंकि उनको सेटअप करनी पड़ेगी, काफ़ी हद तक उन्होंने कर भी ली है। और तीसरी चीज़ है मार्केटिंग, जिसकी जो रिटेल एजुकेशन उनको देनी पड़ेगी, वो एक लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब इंडिया के एएमसी बिजनेस में जो टॉप पे जो लोग बैठे हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, तो उनको कहीं से लाना निकालना वो बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। हालांकि जियो ब्लैक रॉक ने अपनी एक टीम सेट कर ली है, लेकिन देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस आगे चल के कैसी होती है। अब बात आती है वर्डिक्ट की, या इसको हम देखते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मेरा ये कहना है कि मीडिया का हाइप बहुत है और क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई है। हालांकि ये भी एक तरीका हो सकता है। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत सारे हुए। अभी अलियांस के साथ पार्टनरशिप कर लिया, अभी ब्लैक रॉक के साथ कर लिया, अभी अलादीन आ गया, अभी एआई आ गया। इस तरह की बातें बहुत हुई हैं। मिड टर्म में यदि हम देखते हैं तो मिड टर्म में प्रोडक्ट और प्राइसिंग की जो क्लैरिटी यदि आ जाएगी, और काफ़ी हद तक जो अभी तक जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उससे आई भी है, और उससे एयूएम ग्रोथ मिलेगा, और उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 महीने के अंदर ही लगभग 30,000 करोड़ का एयूएम जियो ब्लैक रॉक ने इकट्ठा कर लिया है। और लॉन्ग टर्म की यदि हम बात करते हैं तो पोटेंशियल डिसरप्शन बिल्कुल हो सकता है, और उससे उनको इन्वेस्टर रिटेंशन उनका बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट टर्म के अंदर तो बहुत हाइप है, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वाकई डिसरप्शन ये ला सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा इनकी फंड्स की परफॉर्मेंस के ऊपर और उनके रिटर्न्स के ऊपर, और कितने इन्वेस्टर्स को अभी ले तो बहुत आएंगे वो, लेकिन रिटेन कितना कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात माई वर्डिक्ट। मेरे हिसाब से जियो ब्लैक रॉक हाइप भी है और होप भी है। हाइप इसलिए है क्योंकि अभी तक सिर्फ अनाउंसमेंट हुए हैं और अभी फंड लॉन्च हुए सिर्फ 1-2 महीने हुए हैं। लेकिन होप इसलिए है क्योंकि दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट्री पावर है। जियो के पास है उसका डिजिटल रीच, बहुत बड़ा कस्टमर बेस, और ब्लैक रॉक के पास है उसका 30 साल का एक्सपीरियंस, 12 ट्रिलियन मैनेज करने का एक्सपीरियंस, और उसका जो खास टूल है अलादीन, जो कि पूरा फंड को मैनेज करेगा। अगर इनका एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन रहता है, सही डायरेक्शन में रहता है, तो ये इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक तरह से टर्न अराउंड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। डिसरप्शन तो ऑब्वियसली जहां पे अंबानी जाते हैं लेके आते हैं। अब बात करते हैं एक्शनेबल टेकअवेज की। पहला है वॉच। तो हमें ये वॉच करना पड़ेगा कि अभी जो इनके फंड लॉन्च हो रहे हैं, जो कुछ अभी हुए हैं, और आगे किस तरह से होते हैं। नंबर 2, कंपेयर इनके फंड्स की परफॉर्मेंस एग्जिस्टिंग बड़े प्लेयर्स के फंड्स के कंपैरिजन में कैसी रहती है, उससे हम आगे का अपना स्टेप डिसाइड करेंगे। डाइवर्सिफाई, केवल होप के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है, हम रियल एग्जीक्यूशन और रियल रिटर्न बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और करना भी है तो बहुत थोड़ा सा ही करना है। चौथी चीज़, लर्न। जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एआई बेस्ड हो रही है, और वैसे भी एआई हो रहा है सब जगह, तो हमको भी एज एन इन्वेस्टर एआई की पावर को सीखना है, समझना है, और उसको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अप्लाई करना है। और 5वें इंपॉर्टेंट चीज़, वेल्थ विद दीपक, जिसको आप अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको ज़रूर देखते रहिएगा, ताकि ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी।
डिसरप्शन सिर्फ नाम का ही नहीं, एग्जीक्यूशन और ट्रस्ट दोनों होने चाहिए। और जियो ब्लैकरॉक यदि ऐसा कर पाता है तो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक नया चैप्टर खुल जाएगा और डेफिनेटली एक फायदा जरूर होगा। इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है बढ़ेगा, जो इन्वेस्टर हैं बढ़ेंगे, अल्टीमेटली इंडस्ट्री को फायदा ही होने वाला है। और एक बात और बता दूं, जितना हाइप है उससे एक कंपनी को तो जरूर फायदा होगा, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बाकी आप समझदार हैं।